स्प्रेज इस्तेमाल करते हैं, हमें परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, वो जो ठिश करके आवाज़ निकलती है उसके अंदर से, वो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो हम बड़ी तेज़ी के साथ इन सारी चीज़ों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो यहाँ पर इन्होंने डिस्कस करना पसंद ही नहीं की। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन डायरेक्टली इफेक्ट करता है किसको, हमें, चाहे अपने एटमॉस्फेयर में उसको तकलीफ वो बने ना बने हमारे लिए, वो डायरेक्टली हवा में उड़कर सीधा ओजोन लेयर को जाके, समझ लें कि गोलियों की तरह हम बमबारी कर रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बम्स हैं हमारे पास, एटॉमिक बम्स, जो हम अपनी ओजोन के ऊपर फेंक रहे हैं और कंटिन्यूस फेंकते ही चले जा रहे हैं। ये जो हमारे जहाज़ों का जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है ना, जो भी वो डीजल या पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं अपने जहाज़ों में, उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अपने कभी जाकर ट्रैफिक चेक करें अपने एरोप्लेन्स की, उनकी नेट के ऊपर जाके सैटेलाइट व्यू देखें कि आपकी एरोप्लेन की कितनी ट्रैफिक है। वैसे आप बाहर निकल कर बैठेंगे, इक्का दुक्का कोई जहाज़ आपको 2-2.5 घंटे में नज़र आएगा, सिर्फ उस सूरत में क्योंकि अगर वो लो लाइंग वे पर आपकी 10,000 फुट की बुलंदी के ऊपर उड़ रहा है तो वो आपको नज़र आ जाएगा, या 5,000 की बुलंदी पर। लेकिन जो 20,000 की या 15,000 से ऊपर की बुलंदी पर उड़ रहे हैं तो बादल बीच में आ गए हैं और आपकी जो विजिबिलिटी है ना वो ख़त्म होगी जहाज़ों को देखने की। तो इस टाइम आपके सर के ऊपर हज़ारों जहाज़ घूम रहे हैं और मुझे खौफ आता है कि जिस टाइम ग्रेविटी अल्लाह ने उठा ली, ये सारे जहाज़ हमारे ऊपर ही गिरेंगे। चांद सितारे आसमान से तो नीचे गिरेंगे, सबसे पहले ये जहाज़ हमारे ऊपर गिरेंगे। तो आपको खौफ आएगा कि हमारे छत बनी हुई हमारे सर के ऊपर सैटेलाइट्स की, हमारे जो एटमॉस्फेयर जो ऊपर आता है, मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ रहा, हमारे पहला जो कौन सी स्फीयर आती है हमारी एटमॉस्फेयर से आगे, सबसे पहले आ गई ट्रोपो, फिर स्ट्रेटो, फिर मेसो, फिर आ गई हमारी थर्मो और फिर एक्सो। तो ये हमारी लेयर्स थी 5। आपको मैंने क्लास 7 में, हाँ जी 6 में पढ़ाई थी। सबको मैंने ये पढ़ाई हुई है, जिन्होंने मेरे 6 से जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना इस चैनल के। तो अब इस ओजोन को जो प्रोटेक्ट कर रही हैं ये लेयर्स, ठीक है, अब ओजोन अगर ये फट जाती है तो हमारे सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उसकी वो लहरें, वो शुआएं डायरेक्टली हमें पिघला देंगी। ये छन कर आ रही हैं। जैसे आप घर में से बाहर निकलते हो तो आप अपने जिस्म को बचाने के लिए छतरी, टोपी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। आपको ये धूप गवारा नहीं, ये धूप की गर्मी गवारा नहीं, इससे हमारी जान निकलती है जब ठीक गर्मियाँ हो रही होती है, सख्त गर्मी का महीना होता है। तो आप सोचोगे आप वो दहकते सूरज की उस गर्मी को जो अल्लाह ने इन 5 लेयर्स में से छान कर, समझ लेकर ये छतरियां अल्लाह ने लगाई हैं, ये पर्दे लगाए हैं अल्लाह ने, तो वो धूप आती 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 हमारी एटमॉस्फेयर में जब एंटर करती है, ओजोन हमारी लास्ट ईयर बनी है, तो उधर जब अंदर एंटर करती है तो वो ठंडी होकर आती है और वो ठंडी धूप भी हमें तकलीफ दे रही होती है। तो समझें कि आपका क्या हाल होगा जब वो डायरेक्टली आपको आके हिट करेगी। तो इसीलिए हमें अपनी एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करना है ताकि हमारी ओजोन जो है वो बनी रहे और उसमें कोई किसी किस्म की जो है ना फॉल्ट ना आए या डैमेज ना हो। जैसे कि आपको इस वाली पिक्चर में नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास 3 किस्म की रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं जो हमारी अर्थ को या ओजोन को कुछ क्रॉस कर पा रही हैं, कुछ नहीं, जिसमें उनको हमने UVA, B और C का नाम दिया है। तो जो UVA है ना वो इतनी हार्मफुल इफेक्ट नहीं रखती, बस वो आपको क्या करती है कि गर्म कर देती है एटमॉस्फेयर हमारा जो है वो ग्रीन हाउस गैस की शक्ल में ना, वो गर्मी आ रही है, तो ये हमें सूट करती है। लेकिन जो ये येलो B और C है ना ये बहुत डेंजरस है, और ओजोन लेयर ही है जिन्होंने इन B और C की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक के रखा हुआ है। तो बस हमें अपने आप को क्या करना है, ठीक करने के लिए हमारा जो सेकंड ह्यूमन बिहेवियर ठीक होने वाला है वो यही है कि हम एयर पोल्यूशन को जो है ना कम से कम फैलाएं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट आती है वो आती है कंजर्व करें, यानी प्रोटेक्ट करें किनको, इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज टू मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी। हम स्पीसीज की डाइवर्सिटी को, हमारी अर्थ पर अल्लाह ने बहुत सारे जानवर, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे प्लांट्स, डिफरेंट स्पीसीज के, जो अमेजोन है अभी हमने कम्प्लीटली इसको एक्सप्लोर भी नहीं किया ना, तो वहाँ पर भी अल्लाह ने बहुत किस्म के जानवर रखे हुए हैं, कीड़े मकोड़े उसमें, यानी इंसेक्ट्स हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बहुत कुछ अल्लाह ने रखा हुआ। अभी हमने उनको एक्सप्लोर नहीं किया
तो मे बी हम उनको अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से नुकसान शायद पहुंचा रहे हैं, एयर पोल्यूट करके, वाटर पोल्यूट करके। तो कुछ हमारे ऐसे जानवर हैं लाइक जिनमें टर्टल्स हैं और कुछ और स्पीसीज हैं। इसी तरह हमारे प्लांट्स में कुछ खास स्पीसीज हैं जो अब ख़त्म होते चले जा रहे हैं। हमारी अर्थ पे से उनका नामो निशान ख़त्म हो रहा है। जैसे डायनासोर्स थे, ख़त्म हो गए। फिर एक ख़ास कैट थी, एक ख़ास डॉग था, एक लाइन था, मुझे नाम नहीं उनके जहन में आ रहे। तो वो सारे इंडेंजर्ड इंस्टिंक्ट हो चुके हैं वो कुछ एनिमल्स। और अब ये जो एनिमल्स हैं जिनको हमें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों दुनिया से ख़त्म हो गए, क्यों मिट गए? क्योंकि हमने उनके हैबिटेट को तबाह कर दिया। उनको जिस किस्म का इकोसिस्टम चाहिए था हमने उसको ख़राब कर दिया और वो ज़िंदा नहीं रह सके। जब इकोसिस्टम तबाह हुआ, जो चीज़ वो खाते थे वो उगना बंद हो गई। जब वो उगना बंद हो गई तो हाउ कैन दे सर्वाइव? जाहिर बात है उन्हीं को खा के तो उन्होंने ज़िंदा रहना था। तो एक फूड चेन था, फूड साइकिल था उनका, एक हैबिटेट से, इकोसिस्टम से कनेक्ट हुआ हुआ। हमने उसको डिस्टेबलाइज किया पहले और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म होती चली गई। वो प्लांट्स भी ख़त्म हो गए और उनको खाने वाले जानवर भी ख़त्म हो गए। तो अब जो हम ज़्यादातर नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपने कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें हमारे पास ये पाकिस्तान में ग्रीन टर्टल है, जो एग लेइंग एरियाज हैं इनकी, उनको मेंटेन किया जाए एज पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो ये जहाँ आते हैं ना समंदर से बाहर निकल कर अपने कोस्टल एरिया में अंडे देने, तो हमें वो सेव करने चाहिए। यानी लाइक उनमें ईगल्स खा जाती हैं या उन अंडों को लोग उठाकर बेच देते हैं, चाइनीज़ को, कोरियंस को, क्योंकि वो लोग इनके अंडे बड़े शौक से खाते हैं। जब हम इनके अंडे खाना शुरू कर देंगे तो हाउ कैन दे सर्वाइव ना? ये किस तरह आगे पले बढ़ेंगे? इनके जब बच्चे न्यू यंग वंस नहीं आएंगे दुनिया में, बूढ़े जो हैं वो मर जाएंगे, तो कौन रिप्रोड्यूस करेगा? कहाँ से रिप्रोडक्शन होगी इनकी? तो इनके अंडों को बचाना सबसे पहला हमारा काम है। Because every year more and more plant and animal species become extinct। हर साल आपने सुना, आपको अपने कानों पे यकीन आया कि हम हर साल किसी ना किसी जानवर या किसी ना किसी प्लांट के इस दुनिया से कंप्लीटली वेयर आउट या वॉश आउट करने के जिम्मेदार बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, हमारी न्यू जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे और फिर उनके बच्चे शायद उन एनिमल्स को जू में ना देख सके जिनको हम या आप देख रहे हैं। तो हम हर साल देखें, इसमें ना 10 साल है, ना 1 सदी, ना 100 साल, हर साल कोई ना कोई पौधा मिटता चला जा रहा है इस दुनिया से, उसका निशान ख़त्म होता चला जा रहा है। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग नेशनल पार्क्स एंड नेचुरल या नेचर रिजर्व टुगेदर विद ब्रीडिंग endangered species in captivity will help numbers increase so they can be reintroduced into the wild। अब इनको बचाने का यही तरीका है, फोकस करें कहाँ कहाँ ये अंडे दे रहे हैं, इनके हैबिटेट में क्या क्या चीज़ों की कमी आ रही है, उनके हैबिटेट को ठीक करें, उनके पॉन्ड्स को, वाटर बॉडीज़ को क्लीन करें, उनके एरियाज़ को क्लीन करें। जितने भी वाइल्ड इलाके हैं उनके आसपास से सारी फैक्ट्रियां रिमूव करवाई जाएं। ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट लेवल का काम है, एक बंदे का काम नहीं। और एक बंदे का सिर्फ इतना काम है कि वो अपने घर का कूड़ा निकाल कर इस तरह बाहर ना फेंके कि परिंदे और कीड़े मकोड़े उसको खाकर मर जाएं। ठीक है ना? तो प्रॉपर से ठिकाने लगाएं। या फिर इन जानवर जहाँ जहाँ ये इनका हैबिटेट है उनके इर्द गिर्द जो है ना जंगले लगा दिए जाएं। यानी इनको इस तरह कैप्टिविटी में या कैद में रखा जाए कि इनको किसी किस्म का नुकसान, कभी कभी ये जानवर खुद भी अपने आप को पहुंचा लेते हैं, तो इनकी इस तरह देखभाल की जाए जैसे छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है। आगे हमें आता है कि रिस्टोर कैसे करें। रिस्टोर द रैपिडली डिसअपीयरिंग रेन फॉरेस्ट एंड जंगल्स अराउंड द वर्ल्ड। जितनी तेज़ी से हमारे रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दुनिया से ख़त्म होते चले जा रहे हैं, उसको दोबारा से रिस्टोर करने की ज़रूरत है। उसका तरीका ये है कि जो हम लैंड्स को खाली करवा रहे हैं फॉर फार्मिंग, फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़, या अपने बिल्डिंग्स को वहाँ पर बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, जो हम अपनी साइट्स के लिए जंगलों को आग लगा रहे हैं और काट रहे हैं, धड़ाधड़ डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उनको रोकें। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको समेटने के लिए हमें उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है।
तो अब हमारे पास जो एक काम बचा वो यही है कि हम रिस्टोर किस तरह करें। मोर ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड टू रिप्लेस दोज विच हैव बीन कट डाउन। तो अगर एक दरख्त काट रहे हैं उसकी जगह 20 या 100 दरख्त लगाएं, मीन्स उसकी जगह 100 पौधे लगा दें, ताकि आप इस ज़मीन को भी कुछ दे सकें। वो दरख्त और ज़मीन आपको बहुत कुछ दे रही है। अब वो आगे कह रहे हैं, डिड यू नो इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 8 मिलियन मैट्रिक टन्स of plastic are added to the world's ocean every year. If this continues, scientists believe that by 2050 there will be more plastic in the oceans by weight than fish. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जो भी बच्चे मेरी ये लेसन को सुन रहे हैं समझ लें कि अब उनकी जो बच्चे होंगे आगे वो मछली से महरूम हो जाएंगे, ठीक है ना। वो सिर्फ अब आपसे पूछा करेंगे कि मम्मा मुझे बताएं हाउ डज फिश टेस्ट, या क्रैब किस तरह के होते थे, या इस तरह की सारी चीज़ें। तो हम बड़ी तेज़ी से इन सारी चीज़ों को एक्सटेंड कर रहे हैं। हम बड़ी तेज़ी से अपने पानी में मौजूद मरीन लाइफ को तबाह कर रहे हैं। हमें इसके बारे में सोचना है और स्टेप लेना है। अब हम चलते हैं टेस्ट योरसेल्फ की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज बायोडिग्रेडेबल मीन। तो इसका आंसर है, बायोडिग्रेडेबल मीन्स द एबिलिटी फॉर अ मटेरियल टू बी ब्रोकन डाउन नेचुरली बाय द ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन व्हाई केयरफुल रिसाइकलिंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इन्वायरमेंट। तो इसका आंसर है, द प्रॉपर डिस्पोजल या रिसाइकलिंग ऑफ ओल्ड एंड फॉल्टी रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर environmental protection. Above all, it is necessary to prevent harmful substances such as compressor oil, mercury or chlorofluorocarbon यानी CFCs from getting into the soil, groundwater or air. इसलिए बहुत ज़रूरी कि बड़े ध्यान से इसको रिसाइकल या इसको जो है ना इसका डिस्पोजल किया जाए, इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स हेल्प टू मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो इसका आंसर है, in conservation situations, zoos use captive breeding as a tool to prevent extinction of a species that cannot survive in the wild, often due to the deteriorations of a species habitat. Last question है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, suggest what you can do that will have a positive effect on your environment. And the answer is, फर्स्ट है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सेकेंडली आप क्या करें, वॉलंटियर फॉर क्लीन अप्स इन योर कम्युनिटी। थर्ड वन इज एजुकेट पीपल फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्व वाटर, चूज सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, या आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो, और शॉप वाइजली और प्लांट अ ट्री। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है बच्चों, आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऑनलाइन क्लासेस भी ले रही हूँ, वीडियोस भी बना रही हूँ, जो कर सकती हूँ कर रही हूँ। तो अब मुझे थोड़ा सा हेल्प करें ड्यूरिंग द वीडियो, जितने आज जाए उनको ज़रूर वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, और शेयरिंग मेरी ऑडियंस को इंक्रीज़ करेगा, विच रियली हेल्प माई चैनल। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी ज़रूर हेल्प करेंगे इस सारे मामले में। और बच्चे कर भी रहे हैं, मुझे उनके मैसेजेस रिसीव होते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं कि मैम हम देख रहे हैं आपकी वीडियोस को, और उसमें जो एड्स आते हैं उनको भी देख रहे हैं। तो बच्चों इससे मुझे वाकई हेल्प मिलेगी, मैं इसको ग्रो कर सकूँगी इस चैनल को, और मुझे हिम्मत मिलेगी कि कोई है जो मेरी आवाज़ भी सुनना चाहता है। मेरी आवाज़ इतनी अच्छी तो है नहीं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करूँ। अल्लाह मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।